हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ और सीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेंगी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। यदि आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देना चाहते हैं जैसे कि सीटेट, एचटेट, यूपीटेट, रीट एग्ज़ाम, केवीएस, एनवीएस, तो हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है साइकोलॉजी। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं आपको साइकोलॉजी, हिंदी, ईवीएस तीनों सब्जेक्ट अपने चैनल पर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और आज मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ा रही हूँ मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एजुकेशन, जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि यूपी टैट हुआ, रीट हुआ, एच टैट हुआ, तो इसमें इस तरीके के जो डायरेक्ट फैक्ट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। एग्जाम में देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 3 सब्जेक्ट मैं अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रही हूँ, ईवीएस, साइकोलॉजी एंड हिंदी ग्रामर। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको 25 फैक्ट बताए थे, आज मैं 26 से कंटिन्यू करूँगी। अगर आपने वो फैक्ट नहीं देखे तो आप पहले 25 फैक्ट भी देख लें, लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड किए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, रूसो दर्शन की किस विचारधारा का समर्थक था? जो रूसो हैं वो दर्शन की किस विचारधारा का समर्थक था? तो वो थे प्रकृतिवादी। किसके थे? प्रकृतिवादी। देखिए, किसने कहा कि सृष्टि के रचयिता के हाथों में आने वाली प्रत्येक वस्तु अच्छी होती है परंतु मनुष्य के हाथों में पकड़ बुरी हो जाती है? तो ये किसने कहा है? रूसो ने कहा है। ये कैसे थे? ये प्रकृतिवादी थे। ठीक है, प्रकृतिवादी। तो ये वाला अगर पूछा जाए कि किसने कहा सृष्टि के रचयिता के हाथों में आने वाली प्रत्येक वस्तु अच्छी होती है परंतु मनुष्य के हाथों में पकड़ बुरी हो जाती है, तो ये किसने कहा है? रूसो ने कहा है। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास किया। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास किसने किया? तो वो क्या है? यथार्थवाद ने। किसने? यथार्थवाद ने। अध्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था का सूत्रपात किया। अध्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? वो क्या है? पेस्ट्रोलॉजी ने। ठीक है, चलिए। किसे आधुनिक शिक्षा का पिता कहा जाता है? आधुनिक शिक्षा का पिता किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है पेस्ट्रोलॉजी को। किसको? पेस्ट्रोलॉजी को। देखें, दर्शन शास्त्र की दरिद्रता तथा दास कैपिटल की रचना है। देखिए, दर्शन शास्त्र की दरिद्रता तथा दास कैपिटल की रचना है। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? कार्ल मार्क्स की हैं। ये याद रखिएगा, किसकी है? कार्ल मार्क्स की। रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए कब नोबेल पुरस्कार मिला? देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं उनकी एक रचना है। कौन सी रचना है? गीतांजलि के लिए कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आपसे जैसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, तो सन 1913 में। सन 1913 में उनको अपनी जो प्रसिद्ध रचना थी उनकी उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? गीतांजलि। कौन सी थी? गीतांजलि। और उसके लिए उनसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि कब नोबेल पुरस्कार मिला? तो मिला सन 1913 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। किसने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी? देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि बताइए किसने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी? तो हमारा आंसर होगा महात्मा गांधी ने। चलिए, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? लाइफ, अगर आपसे पूछा जाए कि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो आपका आंसर होगा अरविंद घोष। आप इस तरीके से इन्हें डायरेक्ट याद करिएगा। जैसे कि मैंने भी आपको बताया दास कैपिटल की रचना किसने की, इसी तरीके से आपको बताना चाहिए लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। यूपी टैट में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, एच टैट हो, यूपी टैट हो, सी टैट में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, पर जो एच टैट, यूपी टैट, रीट, केवीएस उसमें डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? वो है अरविंद अरविंद घोष। देखिए, वंदे मातरम व युगांतर पत्रों का संपादन कुछ समय तक किसने किया? वंदे मातरम व युगांतर पत्रों का संपादन कुछ समय तक किसने किया था? तो वो क्या था? अरविंद घोष ने। किसने किया था? अरविंद घोष ने। और ये इन्होंने कौन सी एक पुस्तक लिखी है? लाइफ डिवाइन। ठीक है, चलिए। महावीर स्वामी कौन से तीर्थ करते हैं? तो ये तो आपको पता होगा, 24वें। पहले बताओ कौन है? अगर आपको पता है तो पहले कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कौन से थे। महावीर स्वामी कौन से थे? 24वें थे। पहले कौन से थे वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। चलिए, नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा संविधान के किस भाग में तथा किस अनुच्छेद में की गई है? तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, नीति निर्देशक जो तत्व हैं
वो संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में उनके बारे में बताया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा संविधान में जो की गई है वो देखिए चतुर्थ भाग है। कौन सा भाग है? चौथा भाग है। वह अनुच्छेद कौन सा है? 36। और कौन सा तत्व है? भाग के किस अनुच्छेद में की गई? तो वो की गई है देखिए चतुर्थ भाग व अनुच्छेद 36 से 51 में। किस में की गई है? चतुर्थ भाग में। और अनुच्छेद कौन सा है नीति निर्देशक तत्व का? 36 से 51। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अस्पृश्यता पता है मतलब छुआछूत। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? तो वो किया गया अनुच्छेद 17 के द्वारा। आर्टिकल 17। अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल। तो आर्टिकल 17 के द्वारा छुआछूत का अंत किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 28 जो 28 है वो क्या है? देखिए आर्टिकल 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक संस्था नहीं दी जाएगी। देखिए जो आर्टिकल 28 है वो हमें क्या बताता है? आर्टिकल 28 के अंतर्गत कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28 क्या कहता है? कोई भी संस्था हो उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आई होप कि आपको ये सारे फैक्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रकृतिवादी कौन है? रूसो। आधुनिक जो मैंने आपको भी क्या बताया था कि मतलब आधुनिक शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है? तो पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए लाइफ डिवाइन किसने लिखी? अरविंद घोष ने लिखी। दर्शन शास्त्र की दरिद्रता या फिर दास कैपिटल किसने लिखी है? वो कार्ल मार्क्स ने लिखी है। अस्पृश्यता का अंत जो हुआ वो कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 17। और आर्टिकल 28 में क्या है कि किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। इस तरीके के डायरेक्ट फैक्ट है, ये आपको पता होने चाहिए। हर टीचिंग एग्जाम में ये देखने को मिलते हैं। कोई भी एक दो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कोई भी बुक पूछी जा सकती है आपसे, डायरेक्ट जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो आपको पता होने चाहिए और डायरेक्ट 1 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। चलिए चलते हैं इधर। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि सभी अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद, बताओ ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो सभी अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार देता है? देखिए तो वो हो जाएगा आर्टिकल 31। आर्टिकल जो 31 है, 30 का जो भाग 1 है उसमें शिक्षा संस्था को स्थापित करने का अधिकार है। क्या है कि सभी जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको आर्टिकल 31 में शिक्षा स्थापित करने का अधिकार है। चलिए सन 1976 के किस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए हैं? देखिए इन्होंने पूछा कि 1976 क्या है? 1976 के किस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए हैं? जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता शब्द कौन से संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़े गए हैं? तो वो जोड़े गए हैं 42वें संशोधन द्वारा। जो 42वां अमेंडमेंट था उसके अकॉर्डिंग ये जो है समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जो 42वां संविधान संशोधन जो था उसके द्वारा ये दो शब्द जोड़े गए हैं। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु की बच्चों की पूर्व बाल्यकाल देखभाल व शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क घोषित किया गया है? तो देखिए किसमें घोषित किया गया है बच्चे की शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य? तो आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 45 में देखिए निर्बल वर्गों विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 46 में, आर्टिकल 46 में की गई है। जो निर्बल वर्ग हैं, निर्बल वर्गों विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, ये आपको पता होगा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक अधिकारों की जो रक्षा की गई है वो आर्टिकल 46 में की गई है। आर्टिकल 45 में आपको क्या दिया गया था? ये 1 बाय 1 आपको आर्टिकल माइंड में रखने हैं, एक दूसरे को रिलेट कर पढ़िए। देखिए आर्टिकल 45 में क्या है कि मतलब बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा को घोषित किया गया। और आर्टिकल 46 में क्या कहा गया है कि जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक व आर्थिक अधिकारों की रक्षा की गई है। चलिए संविधान के मूल कर्तव्य अनुच्छेद, देखिए अगर पूछे कि एक तो होता है मौलिक अधिकार और एक है हमारे मूल कर्तव्य, जो हमारे कितने हैं 11। ठीक है। मूल कर्तव्य कहाँ से? तो देखिए संविधान के मूल कर्तव्य अनुच्छेद किस में दिया गया है? 51
51 ए के में वर्णित है कि माता पिता का ये मूल कर्तव्य होगा। देखिए, संविधान का मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए के में क्या होगा, ए के में वर्णित है कि माता पिता का ये मूल कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल में प्रवेश दिलाएं। ये हर पेरेंट्स का, जो मदर फादर हैं, उनका मौलिक कर्तव्य है, उनका मूल कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल में प्रवेश अवश्य दिलाएं, मतलब ज़रूर दिलवाएं। ठीक है, चलिए, यहाँ तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया। हर पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी फैक्ट है, डायरेक्ट फैक्ट है। यहाँ आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, चलिए चलते हैं 45 की तरफ। किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी? तो देखिए, उन्होंने बोला है किस अनुच्छेद में जो हमारे संघ की राजभाषा है तो वो तो हिंदी होगी व उसकी लिपि जो है वो देवनागरी होगी। तो कौन से अनुच्छेद में ये बात कही गई है? तो ये गई 343 के 1 में, 3431। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है? 3431। ठीक है, चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब क्या बोला मैंने कि संघ की राजभाषा तो हिंदी होगी, लेकिन उसकी लिपि जो होगी वो कौन सी होगी? देवनागरी होगी। तो आपको ये समझ में आया कि वो किस में बोला गया है? आर्टिकल 343 के 1 भाग में, 3431। किसने कहा कि प्रजातंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और एग्जाम में देखने को मिलता है। इब्राहिम लिंकन ने कहा है। किसने कहा कि जो प्रजातंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, मतलब जनता द्वारा जनता का शासन है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा लोकतंत्र, ठीक है, जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं। ठीक है, लोकतंत्र, उसमें क्या होता है कि जनता अपने आप अपने द्वारा लोगों को चुनती है, तब शासन अपना आराम से करती है। तो देखिए, किसी ने कहा कि प्रजातंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और दूसरी बात, ये पूछा जाता है, ये कहा है इब्राहिम लिंकन ने। ठीक है, जितने भी फैक्ट मैं आपको बताऊंगी, हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप हर फैक्ट पर नज़र ज़रूर डालें और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मध्याह्न भोजन कब प्रारंभ की गई? देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताओ मध्याह्न भोजन योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी? मध्याह्न भोजन आप समझ रहे हो भोजन से? तो देखिए, ये की गई थी 15 अगस्त 1995 को। कब की गई थी? 15 अगस्त 1995 को प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव द्वारा। किसके द्वारा? जो प्रधानमंत्री थे श्री नरसिम्हा राव द्वारा मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ की गई? तो आपको पता होना चाहिए 15 अगस्त 1995 को जो हमारे प्रधानमंत्री थे श्री नरसिम्हा राव द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई थी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। स्काउटिंग के संस्थापक थे। किसके? स्काउटिंग के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो वो थे बेडेन पावेल। कौन थे? बेडेन पावेल। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप अपने माइंड में रखो। चलिए चलते हैं 49 की तरफ। देखिए, संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। ये तो आपको सभी को पता होगा, जो भी बच्चे टीचिंग एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ पता ही होगी। संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय जो था वो था तक्षशिला, जो इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में है। संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय था वो कौन सा था? वो था तक्षशिला, जो आज के टाइम में कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। यहीं पर कौन थे? जो चाणक्य हैं। चाणक्य, पता है, बहुत ही विद्वान व्यक्ति। तो चाणक्य कौन है? यहाँ पर शिक्षक थे। कहीं पर, कहाँ पर थे वो शिक्षक? तो वो थे तक्षशिला में। और ये इस समय कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। तो आपको पता होना चाहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर आप एसएसटी में भी इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं तो आपको पता ही होना चाहिए कि सबसे पहला विश्वविद्यालय जो था वो था तक्षशिला, और जो आज कहाँ पर है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। और जो यहाँ पर शिक्षक थे वो कौन थे? चाणक्य। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत ही इजी बातें हैं, कुछ याद ऐसा रटने वाली चीज़, मतलब लर्निंग पर बेस्ड है। और ऐसा नहीं है कि आपको उसमें कुछ समझाना पड़े, समझाने वाली बात नहीं, बस आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, देखिए, नालंदा मतलब बिहार किस काल में? नालंदा कहाँ है? बिहार में। किस काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो जो ये नालंदा है, बताओ किस काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था? आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका आंसर होगा किस काल में? गुप्त काल में। नालंदा किस काल में था? गुप्त काल में था। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला था। और नालंदा बिहार जो है, नालंदा मतलब बिहार में किस काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो वो था गुप्त काल में।
चलिए, आज मैंने आपके साथ ही 50 मतलब 25 लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, 25 आज यहाँ डिस्कस किए। कम से कम 100 से भी ऊपर मैं आपको कराऊंगी। सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी हैं वो मैं आपके साथ वन बाय वन सब डिस्कस करूंगी। आई होप कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे हर एग्ज़ाम में। टीचिंग एग्ज़ाम जो भी आप देना चाहेंगे टीचिंग से रिलेटेड, उस हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। और देखिए, जितनी भी वीडियो मैं बना रही हूँ स्पेशली तो मैं टीचिंग एग्ज़ाम को माइंड में रखकर बनाती हूँ। बाकी अगर आप, जैसे कि मैं हिंदी ग्रामर की वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती है, जैसे कि यूपीएसआई हुआ, जो भी एग्ज़ाम लेखपाल हुआ, जिसमें भी हिंदी आएगी तो उसके लिए वो ग्रामर की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक मेरी ये वीडियो पहुंच जाए और उन्हें भी मेरी इस वीडियो से थोड़ा हेल्प मिले। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।